Welcome students of class 9th. Today we will be dealing with the third part of the chapter, that is about animal tissues. In the previous two videos of which I have shared with you regarding the animal tissues, we had already learnt about the epithelial tissues and its types, and in the second part we had briefly dealt with the connective tissue and the various types of connective tissue. In this video, we will be talking about the muscular tissue. Now, what is this muscular tissue? Where is it found? What is the structure of it? And the types of muscular tissues. So let's begin. First of all, we have to learn about that what is a muscular tissue. Now, it is made up of muscle fibers and which are generally the long cells. And these long cells, we name them as myocytes. So here एक नया चीज आपने सीखा है कि मायोसाइट्स का मतलब क्या है ना. मायोसाइट्स का मतलब होता है मसल सेल्स. ये जो सेल्स होते हैं आपके मसल्स के अंदर, इसको हम लोग नाम देते हैं मायोसाइट्स. और ये मायोसाइट्स बनते कैसे हैं ना? बाय द प्रोसेस ऑफ मायोजेनेसिस. सो व्हाट इज योर जेनेसिस ना? कभी भी अगर कोई भी शब्द के अंदर अगर जेनेसिस नाम छुपा हुआ है या जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो दैट मीन्स either something is being prepared or something is produced or something is generated. तो genesis comes from the word generation of something. तो यहां पे क्या बन रहा है? Generation of the muscle cells, which are actually the long elongated cells, those cells which are known as myocytes. ठीक है, तो myocytes क्या हुआ ना? वो होते हैं मसल के सेल्स. और यही सेल्स जब इकट्ठा होता है और एक बंडल जैसा बनता है, इसी को ही हम लोग नाम देते हैं एक मस्क्यूलर टिश्यू. क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन ये कहां पर, उसका लोकेशन क्या है, कहां पर पाए जाते हैं, उसके ऊपर बेस करके देयर इज 3 टाइप्स ऑफ मस्क्यूलर टिश्यूज which we will be discussing further in this video. नेक्स्ट, ये मस्क्यूलर टिश्यू का मेन काम क्या है ना? मस्क्यूलर टिश्यू का मेन आपका काम रहेगा, इट कंसेंट्रेट्स इन प्रोवाइडिंग मूवमेंट टू आवर बॉडी. ठीक, तो इसका मेन काम क्या है? इट अलाउज टू मूव. हमारे बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट देने का जो मेन काम है, दैट इज दिस मस्क्यूलर टिश्यू. नेक्स्ट, अब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? ये जो मैंने बोला कि मूवमेंट हो रहा है, एंड दिस मूवमेंट इज ड्यू टू, आप समझ सकते हो, एक रिलैक्सेशन होगा और एक कॉन्ट्रैक्शन होगा. और ये रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के वजह से मस्कुलर टिश्यू एक मूवमेंट शो करेगा. बट हमारा सवाल यहां पर यह आता है कि मसल्स जो है, ये जो मसल सेल्स है या आपके मसल फाइबर्स है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है? कौन ऐसा चीज है इसके अंदर जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? आंसर जान लीजिए ना. आंसर होगा कि मसल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और इस प्रोटीन्स को हम लोग नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. ठीक, अभी आपके क्लास 9th स्टैंडर्ड के लिए ये नाम ही काफी है. आगे जाके जब यही सेम चीज आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो, जो बायो होगा उसके अंदर, तब हम लोग देखेंगे देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. वन विल बी योर मायोसिन एंड द अदर विल बी योर ट्राइप्टोफैन या ट्रिप्नोसिन भी जो हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा मसल के अंदर, जिसके वजह से दीज आर द स्पेशल प्रोटीन्स व्हिच आर कॉजिंग दिस मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स. क्लियर? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू जो प्रेजेंट होगा हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो फटाफट देख लेते हैं कौन कौन है ना. सबसे बेसिक जो है आपका, जिसके नामकरण ही उस मसल के ऊपर है, दैट इज द कार्डियक मसल. ना कार्डियक जो शब्द है, ये शब्द अगर किसी भी चीज से लगा हुआ है तो मतलब आंख बंद करके आप उसको बोल सकते हो कि यस, दिस वर्ड रिलेट्स टू समथिंग ऑफ द हार्ट. क्लियर?
ठीक, जैसे रेनल की अगर बात करूं तो रेनल डिनोट्स द प्रेजेंस इनसाइड द किडनी। अगर मैं आपको वास्क्यूलर की बात करूं तो वास्क्यूलर रिलेट्स अगर प्लांट्स है तो जाइलम फ्लोएम, अगर एनिमल्स है तो ब्लड, तो लिम्फ। ठीक वैसे ही कार्डियक जो शब्द है वो शब्द आपका किसको डिनोट करेगा? डिनोट करेगा हार्ट। क्लियर? तो जो आपके कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है यही एक्चुअली क्या होता है? आपका कार्डियक मसल्स बनाता है। नेक्स्ट, द स्केलेटल मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक है, तो ये स्केलेटल मसल्स क्या है ना? जो मसल्स हमारे स्केली सिस्टम के अंदर जो बोन्स होते हैं उन स्केलेटल सिस्टम के बोन्स से जो आपके मसल्स जुड़े हुए हैं उनको हम लोग नाम देंगे द स्केलेटल मस्क्यूलर टिश्यू। क्लियर? एंड फाइनली हमारे बॉडी के अंदर जितने भी आपके ऑर्गन्स होते हैं, ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, जिसको हम लोग विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, उन सब विसरल ऑर्गन्स में आपके पाए जाते हैं स्मूथ मस्क्यूलर टिश्यू। क्लियर है? ठीक, तो इसको हम लोग कार्डियक मसल बोलेंगे, इसको स्केलेटल मसल बोल सकते हैं और इसको हम लोग नाम दे सकते हैं द स्मूथ मसल टिश्यू। हमें इन तीनों चीजों के बहुत अच्छी तरह डिफरेंसेस पढ़ने हैं और एक एक चीज बहुत गहराई से देखना है, क्योंकि एनटीएससी में आपको बिल्कुल इनसे क्वेश्चंस आएंगे। मैं जब आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट शेयर करूंगा तब आप देखना कि कैसे करके लाइन से उठा के आपके यहां पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको भी अपना प्रिपरेशन ठीक वैसे ही करना है। क्लियर? तो चलिए पहला मस्कुलर टिश्यू हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करेंगे विथ द स्ट्राइटेड मसल्स। अब ये स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है? स्ट्राइटेड कम्स फ्रॉम द वर्ड स्ट्राइशंस। ठीक है, ऑल्टरनेटली डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं आपके मसल्स के अंदर जो पैदा करता है आपके स्ट्राइशंस। क्लियर? तो सबसे पहले जो स्ट्राइटेड मसल्स है इसको हम लोग वॉलेंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं। यहां पर एक और शब्द आ गया आपके सामने, वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब है कोई काम जो किसी एक के सहमति से होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या चीज ना? वॉलेंटरी। क्लियर? एज अ वर्क विच इज हैपनिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। तो वॉलेंटरी का मतलब क्या हुआ? वॉलेंटरी का मतलब हुआ वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ वंस विल। सहमति से अगर कुछ, वो खुद ब खुद काम नहीं करेगा, उसको कोई ऑर्डर चाहिए तो वो ऑर्डर का पालन करेगा। सहमत हुआ? ठीक है, समझ में आया? तो जो स्ट्राइटेड मसल्स है इसको हम लोग वॉलेंटरी मसल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये जो मसल्स है इसी को, जिसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोल सकते हैं, मतलब एस फॉर स्ट्राइटेड एंड एस फॉर स्केलेटल मसल्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड हाउ डज स्केलेटल मसल्स फंक्शन? दे फंक्शन या दे इन्वॉल्व इन वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन। ठीक, जहां पर उसको कोई ना कोई ऑर्डर देगा काम करने के लिए और तभी जाके वो काम करेगा। क्लियर? ये स्ट्राइटेड मसल्स होते कैसे हैं ना? जनरली ये अनब्रांच्ड होते हैं। क्लियर? और ये बिल्कुल आपके पैरेलली एक बंडल के अंदर आपके ये फाइबर जैसे अरेंज होते हैं। ठीक, और ये होंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके जो ये मायोसाइट्स की हम लोग बात करते थे या मसल सेल्स की बात करते थे, वो आपके कैसे हो जाएंगे? वो मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएंगे। और ये जो आपके पैरेलल ब्रांच जैसा है ये कैसे होंगे ना? ये हो जाएंगे अनब्रांच्ड। ठीक, तो चलिए हम लोग एक बार पिक्चर से इसको समझने की, तो चलिए पिक्चर से अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर देखिए ये आपका एक बोन लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है और इस बोन के साथ ये आपका मसल जुड़ा हुआ है और ये जो आपका चीज जुड़ रहा है किससे? बोन टू मसल। याद रखिए हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर जब कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहां पर जब हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे उसके अंदर आपके पास आया था दो चीज, दैट इज द टेंडन एंड द लिगामेंट। टेंडन जो होता था, याद करिए मैंने आपको बोला था MTB, माउंटेन बाइक, ये याद रखने के लिए बोला था। तो M फॉर मसल, T
for the tendon connects the muscle to the B, that is the bone. ठीक, तो मसल को बोन से कनेक्ट करता है जो कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड द टेंडन. देखिए यहां पर भी वो चीज मिल गया. क्लियर है? अब ये जो चीज है इसको हम लोग स्केलेटल मसल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस मसल इज अटैच्ड टू द स्केलेटन बोन्स ऑफ आवर बॉडी. दैट्स व्हाई दे आर सरनेम्ड एज द स्केलेटल मसल. ठीक, अब ये जो मसल अगर मैं क्रॉस सेक्शन करके देखूं तो यहां पर देखिए अलग अलग आपके बंडल्स नजर आ रहा है. अगर कोई भी एक बंडल को मैं खींच के बाहर निकालूं तो इसके अंदर और छोटे छोटे बंडल्स हमें नजर आ रहा है. ठीक ऐसे ही कई सारे आपके बंडल्स मिला के आपका हो जाएगा द स्ट्राइटेड मसल्स. अब अगर एक हम लोग बंडल पकड़ के देखते हैं तो देखिए जैसे आपका एक बंडल ये हो गया, ये एक दूसरा हो गया, तो ऐसे करके कई सारे बंडल्स कैसे करके है, पैरेलली है एक दूसरे के साथ. ठीक, कोई ब्रांच नहीं है. क्लियर? और मल्टी न्यूक्लिएटेड है. तो ये हमारा हो जाएगा द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्राइटेड मसल और द स्केलेटल मसल. क्लियर? हम लोग स्ट्राइशंस क्यों बोल रहे हैं? हम लोग स्ट्राइशंस का मतलब होता है ऑल्टरनेट द लाइट एंड द डार्क बैंड्स. ये जो ऑल्टरनेट, देखिए ये पोर्शन दोनों के बीच का है आपका लाइट और इन दोनों पोर्शन में है आपका द डार्क. तो ये जो ऑल्टरनेट में डार्क और लाइट बैंड्स है, इसी के लिए आपका जो तैयार हो रहा है दैट इज द स्ट्राइशंस. और इसके वजह से ही ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्व होने के वजह से इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्राइटेड मसल्स. क्लियर है? ठीक, अब ये जो मसल्स है ये बहुत ही एक थिन मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है. ये जितने भी मसल फाइबर्स है ये सारे के सारे बहुत ही एक पतला ही मेम्ब्रेन, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ होता है, जिसको हम लोग नाम देंगे, याद रखिएगा, सार्कोलेमा. क्लियर? तो ईच fibers of a striated muscle will be enclosed by a thin membrane that is called the sarcolemma. Clear? और जनरली ये जो मसल्स होते हैं ये बहुत जल्दी थक जाते हैं. ये बहुत देर तक कंटिन्यूअसली वर्क नहीं कर सकते हैं. ये काफी हद तक काम करने के बाद इसको थकावट होता है, जिसके वजह से इसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, तभी जाके वो दोबारा एनर्जी गेन करके और काम कर सकता है. क्लियर है? ठीक, तो स्ट्राइटेड मसल्स जो होगा दे इजीली गेट टायर्ड एंड दैट्स व्हाई दे नीड्स रेस्ट. कोई दिक्कत? इसका काम क्या होगा मेनली ना, ये जो मसल्स है दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटन सिस्टम ऑफ द बॉडी, और जैसे जैसे आपके स्केलेटन्स रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब ये आपके मूवमेंट शो करेंगे. That is, if I am picking a ball with my hand, clear? So one set of muscle is relaxing and the other set of muscle is contracting. तो ये दोनों ही मसल अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के बाद ही आपके एक मूवमेंट बॉडी के अंदर शो करता है. तो हम लोग जो भी मूवमेंट्स दिखा रहे हैं, वी आर वॉकिंग, वी आर रनिंग, वी आर स्विमिंग, इवन जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो जो आपके जॉ, हमारा जो लोअर जॉ मूव करता है, अपर जॉ फिक्स्ड है बट लोअर जॉ एक हिंज जॉइंट की तरह आपका मूव करता है कि नहीं? तो वहां पर भी, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्केलेटन, इट इज द स्कल, द पोर्शन ऑफ द स्कल, और उसके अंदर जो भी मैंडिबल रीजन में आपके मसल्स है वो भी एक स्ट्राइटेड मसल्स है, जो कि रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके ही लोअर जॉ को मूव करवाने में सक्षम होता है. कोई दिक्कत? समझ में आया अच्छी तरह स्ट्राइटेड मसल्स? नेक्स्ट हम लोग आते हैं अनस्ट्राइटेड मसल्स के अंदर, जो स्ट्राइटेड से ऑब्वियसली स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड दोनों विलोम शब्द है, दोनों ऑपोजिट्स है एक दूसरे के. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा ना. अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि स्ट्राइटेड मसल्स आर वॉलंटरी, वो किसी की आदेश के लिए आपका वेट करेगा, कोई ऑर्डर देगा उसको और उस ऑर्डर को गेन करके उसका पालन करेगा. ठीक, मतलब दे शो वॉलंटरी वर्क. बट यहां पर जब हम लोग अनस्ट्राइटेड की बात करेंगे, ये किसी के अधीन काम नहीं करेगा. यहां पर ये किसी के लिए वेट नहीं करेगा
कि ओके मुझे कोई ऑर्डर देगा और तभी जाके ये काम करूंगा। मतलब क्या है? दे शो इनवॉलेंटरी वर्क एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज इनवॉलेंटरी मसल्स। मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं, आप खाना खा लिए, खाना को आपके दांत ने चबा लिया और अब जब सॉफ्ट हो गया वो फूड, यू स्वेलो इट। When the food is moving down, क्या आपको पता चल रहा है कि yes, my food is now in the food pipe and now it is entering into the stomach. Now the food is entering from the stomach to the duodenum or the small intestine. हमें पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि वो खाना ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके by the peristalsis movement, it is moving throughout the alimentary canal, या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लियर है? मतलब वहां पे इंडिविजुअली हर एक ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हर एक ऑर्गन के अंदर आपके एक्चुअली कौन सा मसल्स होते हैं? अनस्ट्राइटेड मसल्स, एंड हेंस दे ऑल शो इनवॉलेंटरी एक्शन। अच्छी तरह समझ में आया? ठीक। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वहां पर हम लोग देखे थे कि स्ट्राइटेड मसल्स जो थे वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, पैरेलल थे सारे के सारे। ठीक। बट यहां पर हमें नजर आएगा कि ये जो मसल फाइबर्स है ये स्पिंडल शेप्ड है। ऑब्वियसली समझ में नहीं आया कि स्पिंडल शेप्ड है क्या? स्पिंडल शेप के लिए आप ये पिक्चर के अंदर रेफर कर सकते हैं। स्पिंडल शेप हम लोग बोलते हैं जिसके दोनों ही आपके एपेक्स या सिलिंड्रिकल शेप से आपके दोनों ही वर्टेक्स होंगे। मतलब इधर भी आपका थोड़ा सा दबा हुआ और इधर भी थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा। समझ में आया? और बीच में थोड़ा सा फैटी रीजन होगा। दिस टाइप ऑफ अ शेप को हम लोग नाम देंगे द स्पिंडल शेप्ड, टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। ठीक है? दबा हुआ तो आप लिखोगे नहीं। अगर आपसे कोई पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अनस्ट्राइटेड मसल, तो आप वहां पर क्या लिखोगे? इट इज स्पिंडल शेप्ड। What is the meaning of spindle shape? Now it is having tapering at both the ends. क्लियर है? तो ये हो गया आपके स्पिंडल शेप। और बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा, स्ट्राइटेड मसल्स जो थे वो थे मल्टीन्यूक्लिएट, और अनस्ट्राइटेड मसल्स जो है आप देख पा रहे हैं यहां पर कि हर एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो ऑब्वियसली जो अनस्ट्राइटेड मसल्स होंगे दे विल बी यूनिन्यूक्लिएटेड। आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो मैंने पॉइंट्स को ऐसा करके सजाया कि आपको तुरंत डिफरेंसेस भी साथों साथ पता चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छी तरह उम्दा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। स्ट्राइशंस क्योंकि यहां पर प्रेजेंट नहीं है, हमें कोई भी डार्क या लाइट बैंड्स यहां पे नजर नहीं आ रहा है, and therefore they are also known as smooth muscles. Clear है? So why they are known as smooth muscles? Due to the absence of striations, और इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं अनस्ट्राइटेड। तो अनस्ट्राइटेड का दूसरा नाम क्या हुआ? स्मूथ मसल्स। काम कैसे कर रहा है? इनवॉलेंटरी इन नेचर। क्लियर? वहां पर जो आपके स्ट्राइटेड मसल्स थे दे वर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन, बट यहां पर दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी मेम्ब्रेन, बट ये सारे के सारे बंडल्स के अंदर ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर? ये कहां पर मिलेंगे हमें ना? वो आपके जो भी विसरल ऑर्गन्स है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूरिनरी ब्लडर हो गए, ब्रोंकाई। व्हाट इज योर ब्रोंकाई? ना जो अपना विंड पाइप है वो डिवाइड होके द लेफ्ट ब्रोंकस एंड द राइट ब्रोंकस के अंदर जाता है, दैट इज योर ब्रोंकाई। आइरिस, द मसल्स ऑफ द आई, सिलियरी मसल्स, ये सब आपके दिखाएंगे इनवॉलेंटरी फंक्शन। क्लियर है? ठीक है? तो जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स है सब के सब शो करेंगे इनवॉलेंटरी फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ना ये जो स्मूथ मसल्स है, ये स्मूथ मसल्स करके हमारे अंदर जो फूड एंटर कर रहा है फ्रॉम व्हेन वी स्वेलो द फूड, क्लियर, द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो वही सेम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मूवमेंट है,
जिसके वजह से आपका खाना ऊपर से नीचे पाइप के अंदर से जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इज ब्रॉट अबाउट बाय स्मूथ मसल्स। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो दिस वॉज योर अनस्ट्राइटेड मसल्स। अब अनस्ट्राइटेड मसल्स पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द कार्डियक मसल। क्लियर ना? वही मैंने बताया था, कार्डियक नेम सजेस्ट द हार्ट, है कि नहीं? तो कार्डियक का मतलब अगर हार्ट होगा तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो नोन एज द मसल्स ऑफ द हार्ट। क्लियर? सर हार्ट फंक्शन करता है क्या आपके ऑर्डर के लिए? वो वेट करता है कि हाँ मुझे ऑर्डर मिलेगा ब्रेन से, उसके बाद मैं धड़कूंगा? ऐसा तो होता नहीं है। वो तो जब से आपका होश संभाला है, जब से आपका एक एम्ब्रायो फॉर्म हुआ है, ठीक, बिफोर द बर्थ, when the zygote was only 1 month, attained the age of 1 month, उस 1 month के अंदर सबसे पहले आपका हार्ट फॉर्मेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, और तब से लेके until the death ये एक लौता ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा काम करता है। ठीक, कभी 1 सेकंड के लिए भी वो रेस्ट नहीं ले रहा है। क्लियर है? तो ऑब्वियसली उसका भी काम करने का तरीका क्या हो जाएगा? इनवॉलेंटरी। क्लियर है? बट इनवॉलेंटरी तो होगा, मतलब आपके जैसे स्ट्रक्चरली अगर मैं बात करूं, इनवॉलेंटरी फंक्शन कौन दिखा रहा था अभी तक? स्मूथ मसल्स दिखा रहा था। बट कार्डियक मसल्स जो होंगे दे आर स्पेशलाइज्ड स्ट्राइटेड मसल्स। आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बोले हो कि स्ट्राइटेड अगर होगा, स्ट्राइशंस अगर होगा तो वो वॉलेंटरी काम करेगा। मतलब क्या है ना, जो अभी हम लोग स्ट्राइशंस और अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात किए, इन दोनों के ही मिले जुले एक आपका मसल होगा, जैसे आपके कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल देखने में तो होगा स्ट्राइटेड मसल के जैसा, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होगा, मैं बताऊंगा अभी क्या क्या डिफरेंसेस है, बट काम करेगा वो कैसा? जैसे स्मूथ मसल्स करता है। स्मूथ मसल्स कैसा काम करता है? इनवॉलेंटरी इन नेचर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे मेन क्या है ना, स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर देखे थे हम लोग कि वही सिलिंड्रिकल इन शेप, तो यहां पर भी दे आर ऑल सिलिंड्रिकल इन शेप। क्लियर है? वहां पर मल्टी न्यूक्लियस था, यहां पर सिंगल न्यूक्लियस है। वहां पर अनब्रांच था, अगर आप याद करिएगा, यहां पर ब्रांच्ड है। क्लियर है? तो देखने में स्ट्राइटेड होंगे, बट डिफरेंस क्या होगा दूसरे स्ट्राइटेड या स्केलेटल मसल के साथ? स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएट होगा सबसे पहला, और स्केलेटल मसल्स अनब्रांच्ड होगा, बट यहां पर हमें ब्रांचेस नजर आ रहे हैं। क्लियर है? सो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? दे हैव स्ट्राइशंस, दे आर सिलिंड्रिकल इन शेप, दे आर ब्रांच्ड विथ द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ना। ये जो कार्डियक मसल्स है, इसका काम क्या है? थ्रू आउट आवर लाइफ, हमारा टोटल एंटायर लाइफ स्पैन के लिए, अगर कोई 100 साल जी रहा है तो 100 साल के अंदर हर मिनट, उसके हर सेकंड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका हार्ट के मसल्स काम करना बंद कर दे। मतलब दे परफॉर्म दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट देयर लाइफ विदाउट एनी फटीगनेस, विदाउट एनी टायर्डनेस। ये कभी भी टायर्ड नहीं होते, और बाय चांस अगर कभी टायर्ड हो गया और काम करना बंद कर दिया, मतलब आपको समझ लेना है कि आप ऑफ होने वाले हो, मतलब द बॉडी विल अल्टीमेटली बी डेड। क्लियर है? ठीक, तो कार्डियक मसल्स आपके जनरली कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल हार्ट मसल्स, जो देखिए आप इंटरकेलेटेड डिस्क से बने हुए हैं। मतलब ये आपका एक जनरली सेल होगा, ये सेल देखिए यहां पर इस सेल के साथ इंटरकेलेटेड डिस्क से जुड़ा हुआ है, और ये पूरा का पूरा एक जैसा सिंगल फंक्शनल ऑर्गन की तरह ये बिहेव करता है। क्लियर है? मतलब क्या हुआ? कार्डियक मसल जो है, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में जाता हूं एक बार, ये जो कार्डियक मसल है ये इंडिविजुअल हार्ट मसल सेल्स होंगे, जो कनेक्ट होकर रहेगा किसके साथ? इंटरकेलेटेड डिस्क के साथ, और तब जाके जब ये पूरा का पूरा ज्वाइन हो जाएगा, तब जाके ये एक सिंगल फंक्शनल ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड एंड अनस्ट्राइटेड मसल्स,
यहां पर सबसे पहले तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके आपके फेयर नोटबुक के अंदर बहुत ही अच्छी तरह इन दोनों को एक बार लिख लीजिए। क्लियर? जब लिखना हो जाएगा तब एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आप पकड़ के आप इसको पढ़िएगा। क्लियर? देखिएगा सब कुछ समझ में आ गया। चलिए एक बार कोशिश करते हैं ना। स्ट्राइटेड, देखिए स्ट्राइटेड मसल्स जो होगा उसी को ही हम लोग स्केलेटल मसल्स बोलेंगे और उसी को ही हम लोग वॉलेंटरी मसल्स बोलेंगे। ठीक? तो ऑब्वियसली अगर वॉलेंटरी हो जाएगा तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू आवर ओन विल। क्लियर? ठीक? मतलब हम लोग जब चाहे उसको रोक सकते हैं, उसके मूवमेंट को वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? बट वहीं पे अगर मैं स्मूथ मसल या अनस्ट्राइटेड मसल्स की बात करूं, जिसको हम लोग वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, इनके मूवमेंट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मतलब वी कैनॉट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ मसल्स। क्लियर है? स्केलेटल मसल्स को हम लोग मतलब क्यों इसको ऐसा नाम दिए? क्योंकि बिकॉज दीज आर द मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स। क्लियर? और इनको हम लोग दूसरा क्या नाम देते हैं? इनको हम लोग स्मूथ मसल्स बोलते हैं। कहां पर पाया जाएगा? जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उस इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर आपको मिल जाएगा ये स्मूथ मसल्स। ठीक? इसको हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। यहां पर क्योंकि डार्क और लाइट बैंड नहीं होता है तो ऑब्वियसली देयर आर नो स्ट्राइशंस एंड हेंस दे आर नोन एज अनस्ट्राइटेड मसल। क्लियर? जितने भी आपके वॉलेंटरी मसल्स के सेल्स होंगे उनके क्या है? मल्टीन्यूक्लिएट होगा, मतलब दे विल बी हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस। इनके कोई ब्रांच नहीं होगा तो दे आर अनब्रांच्ड। ठीक? और इनके आपके लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। इनके जो स्मूथ मसल्स है इनके तो लॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं होगा, दे विल बी पॉइंटेड एंड्स। मतलब इसको क्या शेप बोले थे हम लोग? टेपरिंग पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड। ठीक? और इनके जो मसल्स है इनके अंदर कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होगा, वो तो पहले ही देख लिए थे हम लोग। और दे विल बी यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब द सेल विल कंटेन ओनली वन सिंगल न्यूक्लियस, या जिसको हम लोग मोनोकैरियन भी बोल सकते हैं। कैरियन कहां से आया? न्यूक्लियस से। मोनो सिंगल। ठीक? अब कहां पर प्रेजेंट है ना? अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो स्केलेटल मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स, आपके जैसे मसल्स ऑफ द हैंड, मसल्स ऑफ द लेग्स, जो भी इन्वॉल्व कर रहा है इन द मूवमेंट, क्लियर, वो आपके हो जाएंगे स्केलेटल मसल्स। और जो स्मूथ मसल्स होंगे दीज आर प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन्स। क्लियर? जैसे कि ऑल द मसल्स ऑफ द ऑर्गन विच आर in our alimentary canal, all the muscle in the organs which are related in the respiratory system, in the kidney, in the nephric tubule, हर जगह, इवन द आईज, द ईयर्स के अंदर जो आपके मसल्स है ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे स्मूथ मसल्स। कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये हमारा मस्कुलर टिश्यू हो गया है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द नर्वस टिश्यू and the last animal tissue. Clear? This is the last portion of our topic about the animal tissues. तो nervous tissue मतलब वही nervous tissue भी आपका nerve tissue किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो nervous tissue का जो functional unit होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा न्यूरॉन। क्लियर? तो एक नर्व सेल बहुत सारे नर्व सेल इकट्ठा होकर बनाता है नर्वस टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू बना के नर्वस ऑर्गन, एंड ऑल दोज नर्वस ऑर्गन work togetherly, they constitute about the nervous system of the body, जिसका main controlling center हो जाएगा the brain and the spinal cord. क्लियर है? कोई दिक्कत है? ओके, सो सबसे पहले नर्वस टिश्यू का काम हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर मुझे बताइए, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि हाउ डू वी रिएक्ट टू स्टिम्यूलाई। आधे बच्चे तो ये पूछेंगे सर स्टिम्यूलस क्या है ना? स्टिम्यूलस हो जाएगा एक फैक्टर। क्या होता है स्टिम्यूलाई? सपोज करिए आप कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिए तो तुरंत आप वहां से अपना हाथ हटा लेंगे, तो वो जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका हॉटनेस हो जाएगा स्टिम्युलस, जो आपने फील कर लिया। अगर आपको तुरंत आप बाइक से जा रहे हो, तुरंत आपके आंखों के ऊपर कुछ मक्खी गिर जाता है, तो ऑटोमेटिकली इन रिफ्लेक्स एक्शन हमारा जो आईलिड्स है वो बंद हो जाएगा। तो वो स्टिम्युलस कौन है? जो मक्खी गिरने वाला था। क्लियर? हमारा आंख बंद हो गया, दैट इज द रिस्पॉन्स। क्लियर? तो स्टिम्युलस वो चेंज होगा कहां पर? इन आवर सराउंडिंग एनवायरमेंट। तो उस चेंज इन द चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर
जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक मूवमेंट दिखाई देता है, एक रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। उस पर्टिकुलर फैक्टर को हम लोग नाम देते हैं स्टिम्युलाई, या स्टिम्युलाई इन प्लूरल, और अगर मैं सिंगुलर बात करूं तो इट विल बी स्टिम्युलस। क्लियर है? ठीक, तो कौन करता है ना, ये जो हमारा रिएक्शन होता है किसी स्टिम्युलस के साथ, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नर्वस टिश्यूज इन आवर एंटायर बॉडी। क्लियर है? ये नर्वस टिश्यू क्या करेगा ना, ये टिश्यू इस स्टिम्युलस से सिग्नल लेगा, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा टू द कंट्रोलिंग सेंटर, दैट इज योर ब्रेन, और ब्रेन जो रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा उस रेस्पॉन्स को भी ले आके और जो भी आपके स्केलेटल मसल्स है वहां पर देगा, तभी जाके स्केलेटल मसल्स मूव करेगा। इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे वॉलेंटरी, तो वॉलेंटरी के लिए क्या था, कोई ना कोई उसको रेस्पॉन्स देगा तभी जाके वो काम करेगा। तो यहां पे रेस्पॉन्स कौन दे रहा है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? ठीक, तो रेस्पॉन्स आ गया स्केलेटल मसल्स के अंदर, अब वो क्या शो करेगा वो तो उसका काम है, बट ये जो ले जाना ले आना, ये जो इंफॉर्मेशन को आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, इस इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के वजह से जो टिश्यूज आपका जिम्मेदार है वो हो जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कहां कहां ऐसे नर्वस टिश्यू मिलते हैं। नर्वस टिश्यूज आर फाउंड इन द नर्व्स, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? ये आप देखिए यहां पर एक पिक्चर, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर मैं यहां पर एक सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करूं, सपोज करिए दिस इज द बॉडी एंड आई एम ड्रॉइंग अ लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस throughout the body, so obviously this axis will be cutting our human body into two halves. अब इस एक्सिस के ऊपर जितने आपके सेंसरी ऑर्गन्स, या अगर मैं बोलूं नर्वस ऑर्गन्स रहेगा, उनको हम लोग नाम देंगे द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस एक्सिस के ऊपर कौन होगा, एक्सिस के ऊपर सबसे पहले होगा ब्रेन, उसके बाद द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल बी एक्सटेंडिंग इनटू अ नर्व कॉर्ड व्हिच विल बी डिफरेंशिएटिंग इनटू फॉर्मिंग द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के बन जाएगा आपका द सीएनएस और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? और जितने भी नर्व्स which will be arising from the central nervous system and they will be moving to the lateral parts of the body connecting each and every organ of the body, उस टाइप ऑफ नर्व्स को हम लोग नाम देंगे द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर? सो जो मेन नर्वस सिस्टम है क्लास 10th के अंदर आप लाइफ प्रोसेस 2 के अंदर पढ़ोगे, दैट इज अबाउट द सीएनएस कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। क्लियर है? ठीक, तो नर्वस टिश्यू कहां पे मिलेंगे, नर्व्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मिलेगा। क्लियर है? ये किससे बने हुए हैं ना, ये जो टिश्यू है ये सेल से बने हुए हैं, जो सेल्स हो जाएगा द फंक्शनल एंड द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू, दैट इज योर द नर्व सेल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं द न्यूरॉन्स। एंड यू आर लकी एनफ बिकॉज दिस न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन योर बॉडी, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। क्लियर है? ठीक, एंड दीज न्यूरॉन्स क्या करता है, ये कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ to form the different nerves of our body. क्लियर? तो जल्दी से देख लेते हैं कि नर्वस टिश्यू दिखने में कैसा है, उसके पार्ट्स क्या क्या है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इलोंगेटेड सेल। कैसा सेल है, बहुत ही अजीब देखने का एक सेल है, बट प्लीज ये डायग्राम ड्रॉ करके फेयर कॉपी के अंदर अच्छी तरह इसके पार्ट्स को याद रखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही चहते हुए एक क्वेश्चन बनता है, और कम से कम नहीं तो अगर आप अच्छी तरह इसको लेवल कर दोगे तो 3 से 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे बहुत अच्छी तरह। तो प्लीज प्रैक्टिस दिस डायग्राम बाय ड्रॉइंग इट इन योर फेयर नोटबुक। क्लियर? तो अगर हम लोग बोलेंगे कि ये जो आपके नर्वस टिश्यू है, ये नर्वस टिश्यू जो है और या जो एक नर्वस सेल है, ये एक इलोंगेटेड बॉडी है जिसके आपके 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो पोर्शन देख रहे हैं इसको हम लोग नाम देते हैं द साइटोन,
और साइटोन विल बी एक्सटेंडिंग टू फॉर्म द एक्सॉन. तो दिस विल बी द साइटोन एंड दिस विल बी द एक्सॉन. क्लियर है? ये जो साइटोन है इसके अंदर दो चीजें होते हैं. एक तो देखिए ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स, और इस ब्रांच स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देते हैं डेंड्राइट्स. क्लियर? ये डेंड्राइट्स का काम क्या होगा? दे विल गैदर इंफॉर्मेशन. डेंड्राइट का काम क्या है? इंफॉर्मेशन लेना. कभी भी वो इंफॉर्मेशन को बाहर पास नहीं करेगा, ये याद रखिएगा. वो बाहर से इंफॉर्मेशन को लेगा अंदर और फिर उसको ट्रांसमिट करेगा थ्रू द बॉडी ऑफ द एक्सॉन. क्लियर है? तो डेंड्राइट्स बाहर से लिया रिस्पॉन्स और लेके वो पास करेगा जो मेन सेल के अंदर, उस सेल को हम लोग नाम देते हैं द सेल बॉडी. ठीक? और सेल बॉडी का पहचान कैसा होगा? न सेल बॉडी हम लोग पहचानेंगे विथ द प्रेजेंस ऑफ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. क्लियर? ठीक जैसे ही आपके ये सेल धीरे धीरे आपका एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, दैट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एक्सॉन. क्लियर? ठीक है? तो सेल बॉडी के अंदर क्या है? एक न्यूक्लियस है, ठीक, जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल बॉडी के अंदर होगा. क्लियर? नेक्स्ट, ये जो नर्व एंडिंग्स है, ये नर्व एंडिंग्स धीरे धीरे आपके कहां पर होगा? टू द लेटेस्ट लास्ट और द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एक्सॉन. ठीक? तो ऑब्वियसली इसको हम लोग नाम देंगे एक्सॉन टर्मिनल. तो एक्सॉन टर्मिनल क्या करेगा? जो भी इंफॉर्मेशन लिया डेंड्राइट, वो पास ऑन होके, it will be passing on through the axon and it will be moving or leaving this neuron to enter into another dendrite. उस पोर्शंस को हम लोग नाम देंगे द एक्सॉन टर्मिनल और द नर्व एंडिंग्स. क्लियर? और एक नर्व सेल जो होता है वो लगभग कितना बड़ा हो सकता है? चौंकिएगा मत, इट इज अराउंड 1 मीटर लेंथ इसका हो सकता है. क्लियर है? ठीक है? तो फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 1 मीटर, कभी कभी तो इससे ज्यादा भी हो सकता है. ठीक है? तो ये ऐसे करके आपके ये नर्व सेल बड़ा हो सकता है. अब ये जो एक्सॉन है, यहां पर देखिए, अगर आपके यहां पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स ढके हुए हैं इसको, तो इस ढके हुए स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम देते हैं माइलिन शीट से ये ढका होता है. एंड हेंस दिस टाइप ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड माइलिनेटेड नर्व फाइबर या माइलिनेटेड न्यूरॉन. क्लियर? जगह जगह पे आपके ऐसे नोड्स होंगे जिसको हम लोग नाम देंगे द नोड्स ऑफ रैनवियर. और ये जो माइलिन शीथ होगा, यहां पर अलग अलग छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द शॉन सेल्स. ठीक है? यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है इस पिक्चर के अंदर, स्पेलिंग होगा SCHWANN. क्लियर है? तो ये हो जाएगा शॉन सेल. शॉन सेल विल बी कवरिंग टुगेदर विथ अ माइलिनेटेड शीट. एंड एक ऐसा जगह है द नोड्स पोजीशन जहां पे देयर विल बी द एब्सेंस ऑफ द माइलिनेटेड शीट, उस नोड्स को हम लोग नाम देंगे द नोड्स ऑफ रैनवियर. क्लियर? तो ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन हमेशा फ्रॉम द डेंड्राइट टू द एक्सॉन होगा एंड इट विल लीविंग द एक्सॉन टर्मिनल. याद रखिएगा, कभी भी उल्टा पोर्शन नहीं होगा. इट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल इन नेचर. तो ये हो गया आपका नर्वस टिश्यू. क्लियर? मुझे उम्मीद होगा कि आपको ये चैप्टर समझ में आया. इसके बावजूद अगर किसी को कोई कहीं पर भी दिक्कत होता है तो प्लीज फील फ्री टू कॉल मी और राइट डाउन इन व्हाट्सएप. क्लियर? थैंक यू. हैव अ नाइस डे.